मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। आज हम बात करेंगे दोस्तों, ये समाजवादी समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। उसका एक बड़ा कार्यक्रम पूना में होने वाला है 16, 17, 18 तारीख को। तो उसके संदर्भ में हमने कहा कि एक बार हमारे जो बातचीत है उसके ऊपर कुछ बातचीत की जाए, मतलब उस समाजवादी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं आज यहाँ अर्जुन जी के पास आया हूँ। अर्जुन देथा को आप सब जानते हैं कि ये समाजवादी नेता हैं और इन दिनों उदयपुर में है, बाकी ये जयपुर वेपुर रहते हैं ज़्यादातर। और इनसे हम समाजवादी आंदोलन के बारे में समझेंगे और विशेष तौर से राजस्थान के समाजवादी आंदोलन पर के इतिहास पर बात करेंगे। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं सीधी उनसे बात करता हूँ और उनसे कुछ प्रश्न करेंगे, वो जवाब देंगे जो भी। तो उसके पहले कि मैं उनसे बातचीत शुरू करूँ, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो अर्जुन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 90 साल पूरे हो रहे हैं समाजवादी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को, जिसके बड़े नेताओं में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण लोहिया, अच्युत प्रवर्धन और अशोक मेहता, SM जोशी वगैरह बहुत सारे लोग थे, कमला चट्टोपाध्याय, अब्दुल वारी, मतलब सारे ही नेता थे करीब करीब, जो बाद में समाजवादी पार्टी के समाजवादी आंदोलन के नाम से चले। तो आप उसको संक्षेप में 2, 4, 5, 8, 10 लाइन में ये बताएं कि उस आंदोलन को कैसे वो लीड किया और उसका क्या परिणाम रहा। असल में पकड़ लो हिम्मत हाथ में। हिम्मत जी क्या है, धन्यवाद। असल में आज़ादी तो देश की जनता चाहती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग चाहते थे। लेकिन आज़ादी के बाद में कैसा देश बने, कैसा समाज बने, इसमें जो परिवर्तनवादी धारा हो कि समाज समानता भी हो, भाईचारा भी हो और धन और धरती का बंटवारा हो, जो मेहनत करने वाला है उसको उसका हक मिले, जात पात का भेदभाव मिट जाए, ऊंच नीच देश में नहीं रहे, इस धारा के लोगों का जो है वो समाजवादियों ने एक मुखर प्लेटफॉर्म तैयार किया और वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के रूप में 1934 में अस्तित्व में आया। जिन नेताओं का आपने जिक्र किया वो सब उस धारा के लोग थे और उन्होंने इसको और आज़ादी के आंदोलन में रहते हुए आज़ादी के आंदोलन में शरीक थे और आज़ादी के आंदोलन में वो बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई थी। पर साथ में वो इन मुद्दों को भी उठाते थे कि भाई देश में जो समस्याएं हैं बड़ी बड़ी, आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक विभिन्नता वाला देश है, तो उसमें सब लोगों को, धार्मिक समूहों के साथ में न्याय हो, ये भी सवाल है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपना एक विचार रखा और वो विचार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद में वो चलता रहा। असल में वो आज़ादी के आंदोलन में तो गांधी जी के साथ थे और उस समय जो आंदोलन आज़ादी का देश में चल रहा था उसके साथ थे। लेकिन ये जो परिवर्तनवादी चीजें हैं इसमें गांधी सहित कांग्रेस स्वीकार नहीं करती थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने
गांधी जी को एक 14 सूत्री मुद्दे उनको दिया, मेमोरेंडम दिया कि भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, कोयले का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बीमा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, रेलवे का, इस तरह की कई मुद्दे उन्होंने दिए कि ये सब चीजें जो है ये जनता की संपत्ति होनी चाहिए, और जनता की संपत्ति वो तब होगी जब वो राज्य की संपत्ति हो। तो आजाद भारत में इन सब चीजों का इस तरह का प्रबंधन होगा, ये बातें उन्होंने गांधी जी के सामने रखी, और गांधी जी ने उन मुद्दों को फ्लैटली रिफ्यूज किया, मना किया। और फिर भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आजादी के आंदोलन के समर्थन में साथ में चलती रही। 1942 में तो समाजवादियों का ही जबरदस्त योगदान था, क्योंकि जो उस समय की लीडिंग वो जो कांग्रेस के जमात थी वो अधिकांशतः पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे, और जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो आह्वान हुआ तो उसको जमीन पर एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी, उषा मेहता वगैरह इन लोगों ने बखूबी किया। पहले उन सब लोगों ने मिलकर के किया, और जहां तक संभव था वो एक लंबे समय तक वो रहे, अंडरग्राउंड रहे, और उन्होंने आजाद रेडियो भी बनाया, किया, और इस तरह की भूमिका उन्होंने आजादी के आंदोलन में निभाई। एक और सवाल मैं करूंगा आपसे कि आज़ादी के बिल्कुल बाद में, मतलब जैसे, और गांधी जी की हत्या के बाद, मतलब गांधी जी की शहादत के बाद 30 जनवरी को शहादत हुई, और शायद फरवरी में या मार्च में, फरवरी में समाजवादी पार्टी ने अपने को अलग कर लिया था 1948 के अंदर। तो ये अलग क्यों होना पड़ा? नहीं, उन्होंने समाजवादियों ने अपने आप को अलग नहीं किया था, उनको अलग होने के लिए मजबूर किया गया था। जो कांग्रेस में परिवर्तन विरोधी धारा के जो लोग थे वो लोग इस बात के लिए उनको कंपेल कर रहे थे कि भाई या तो आप कांग्रेसी हो जाओ, या अगर आपको समाजवादी रहना है तो फिर आप कांग्रेसी नहीं हो सकते। और कांग्रेसी जब हो नहीं सकते हो तो उनको अपनी पार्टी अलग बनानी ही थी। तो उनके सामने सवाल ये खड़ा कर दिया कांग्रेस में जो प्रभावी लोग थे। कहते लोग ये है कि भाई जवाहरलाल जी ये चाहते थे कि भाई समाजवादी अलग नहीं हो, क्योंकि जवाहरलाल जी समाजवाद से काफी प्रेरित थे और रूसी क्रांति से भी वो प्रेरित थे, और वो एक समाजवादी धारा की तरफ उनका रुख था। अब इस कारण से वो कोई समाजवादियों को भीतर रखना चाहते थे कि नहीं रखना चाहते थे, ये मैं कोई बहुत पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता हूँ, इसकी कोई ज्यादा ऑथेंटिसिटी। वल्लभ भाई पटेल और पंत और ये जो लोग, पटेल पंत वगैरह खुले रूप से समाजवादी, और ये सब तो अगेंस्ट पटेल पंत वगैरह ये तो खुले तौर से समाजवादियों के खिलाफ थे। भाई पंत की तो ये हालत थी कि कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग में वो जगजीवन राम जी के पास अपनी कुर्सी नहीं लगने देते थे। उनकी ये भी स्थिति थी कि वो जो वहां सार्वजनिक मटका रखा रहता था एआईसीसी में, उस मटके से पानी नहीं पीते थे, उनका पानी अलग रहता था। तो उनके साथ में कांग्रेसियों को निभाव संभव नहीं था, और जब निभाव संभव नहीं था तो उनको अलग होना ही पड़ा। मैं दरअसल इस समाजवादी आंदोलन के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता था कि हम राजस्थान के समाजवादी आंदोलन पर बात करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दस्तावेज मिलते नहीं है पढ़ने के लिए। मतलब होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे संपर्क में नहीं है। तो मैं ये चाहता था कि आप थोड़ा ये राजस्थान के समाजवादी आंदोलन पे प्रकाश डालें, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि भाई राजस्थान में किस तरह का समाजवादी आंदोलन था और कैसे हम लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया। देखिए हिम्मत जी, असल बात यह है कि हम लोग कोई राजस्थान में एक संगठित समाजवादी आंदोलन के रूप में थे भी नहीं, और जो नेतृत्वकारी लोग थे वो नेतृत्वकारी लोग सब अपर राजस्थान के थे, और वो सारे समाज के ऊपरी स्टेटा, जिसको हम अपर कास्ट कहते हैं, उस स्टेटा से ही आने वाले थे। और जितने लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा या जिनके साथ में हम बाद के वर्षों में पार्टी में रहे, मेरी कोई सोशलिस्ट पार्टी के समय ऐसी भूमिका नहीं थी। मैं तो बहुत ही छोटी उम्र में था,
यूं कह दो एक युवावस्था की भी शुरुआत थी। तो उस समय जो स्थिति थी उसके अंदर जितना मैंने महसूस किया, अधिकांश अप्रोच उनका यथास्थितिवादी था, कोई परिवर्तनवादी संघर्ष का नहीं था। हाँ, केवल कोटा संभाग और केवल उदयपुर संभाग ऐसा था जो एक उस धारा से, यथास्थितिवादी धारा से हटकर एक परिवर्तनवादी धारा के रूप में थे। यहाँ मामा बालेश्वर दयाल जी और हीराबाई वगैरह, इनके नेतृत्व में बहुत ही सशक्त आंदोलन था और उन्होंने वेट वेगार को खत्म करने की लड़ाई लड़ी, उन्होंने जागीरदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने शिक्षा के प्रसार की लड़ाई लड़ी, उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की लड़ाई लड़ी और उन्होंने शराबबंदी की भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक समाज में परिवर्तन करने की और उस समय के राज के खिलाफ लगातार संघर्ष किए। और आजादी के बाद में कांग्रेस की जेलें बहुत ज्यादा अगर किसी ने काटी है तो वो हमारे उदयपुर संभाग के, राजस्थान के लोगों ने काटी है। और उदयपुर संभाग में चाहे हमारे यहाँ किसानों के नेता चौधरी नरेंद्रपाल सिंह जी हों और चाहे बांसवाड़ा वगैरह के सारे साथी हो, वो तो जेल कब गए और कब बाहर आए ये पता ही नहीं पड़ता था और अधिकांश समय उनका जेल में जाता था। उन्होंने बहुत संघर्ष झेले, उन पे बहुत हमले हुए। हीराबाई पे तो ऐसा हमला हुआ कि उनके गर्दन में तीर आर पार निकल गया और उस तीर को अगर निकाला नहीं जाता समय पे तो वो उनकी जान तो जाने जैसी स्थिति हो गई थी। तो उनकी जान हर समय हथेली पे रख के ही वो लोग संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने बड़ा संघर्ष लड़ा क्योंकि सुखाड़िया जी का जो लंबा शासन था, उनके लंबे शासन में हरदेव जोशी जी उनके अत्यधिक निकट और प्रिय पात्रों में से थे और उनका हरदेव जी से सीधा संघर्ष होता था। मामा जी के नेतृत्व में जो पार्टी वहां थी वो 3-4 विधायक लगातार जिता के लाती थी। एक समय मुझे याद है, तब मैं तो यहाँ आया ही था, लेकिन उस समय ये स्थिति थी कि सभी 8 पंचायत समिति समाजवादियों की थी, जिला परिषद समाजवादियों की थी, पूरे पंचायती राज पे समाजवादियों का दबदबा था। यानी 8 पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों पर समाजवादियों का कब्जा था हरदेव जी के रहते हुए। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना सशक्त आंदोलन वो था। तो ये जो दोनों संभाग है, कोटा और ये, वहां बाबू हीरालाल जी के नेतृत्व में बहुत सक्रिय लोग ट्रेड यूनियन में भी थे, किसान आंदोलन में भी थे। उन्होंने जय हिंद करके अपने अखबार का भी प्रकाशन निरंतर रखा और कई वर्षों तक वो काम करते रहे। और वहां के लोग गोवा आंदोलन में भी भाग लेने के लिए गए, जिन्होंने पन्नालाल जी यादव ने तो वहां पर अपना बलिदान देना पड़ा और बाकी राजस्थान के कोई लोगों ने बड़ी भागीदारी ऐसे आंदोलनों में निभाई हो ये मेरी नजर में नहीं है। और कुछ मामलों में तो ऐसी भी स्थिति रही जो आपके, जिसको ऊपरी राजस्थान कह सकते, क्योंकि कुछ लोगों के तो जैसे नाम मैं ले सकता हूं भाई, जैसे किशोरमल मेहता, जैसे रतनलाल पुरोहित, जैसे आपके एक वो संगठन कांग्रेसी हो गए थे बाद में, और वैसे 67 में तो सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से एमएलए भी रहे, जो हमारे राजस्थान की जो भैरू सिंह वाली पहली सरकार में वो थे, आदित्येंद्र। और ऐसे लोग थे कि जिनका कोई समाजवाद के प्रति कमिटमेंट नहीं था। वो बिल्कुल ही लंबे समय तक अध्यक्ष आदित्येंद्र रह गए, इसी तरह से रतनलाल जी पुरोहित वर्षों तक रह गए, इसी तरह से किशोरमल मेहता वर्षों तक रह गए। तो उनका किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने का या कोई बड़ी ताकत खड़ी करने का या कोई किसान मजदूरों की बड़ी आंदोलन खड़ा करने का था नहीं। हाँ, ये जरूर था कि बीकानेर में मजदूरों का आंदोलन था, वो जामसर जिप्सम में बड़ा आंदोलन था और वहां पर मुरलीधर जी व्यास जो सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही वहां पर कि वहां पर जो रहमत शाह करके अध्यक्ष थे वहां के लोकल, एक मुस्लिम थे, और उनको हटवा करके एक बाहरी व्यक्ति थे यूपीएन जो दफ्तर में काम करते थे, रामचंद्र शुक्ला। उन रामचंद्र शुक्ला को उन्होंने, स्थानीय जो शहरी लोग थे बीकानेर के, उन्होंने मिलजुल के और रामचंद्र को काबिज कर लिया, रहमत शाह को हटा दिया। रहमत शाह को हटाने के बाद में बड़ी मात्रा में जो हमेशा माइनॉरिटी का समर्थन मिला करता था सोशलिस्ट पार्टी को, वो मिलना बंद हो गया। और उसका परिणाम ये हो गया कि मुरलीधर जी के सामने हमारे महबूब अली
महबूब अली चुनाव लड़े 67 का, यानी सोशलिस्ट पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जो कि बड़े नेता भी थे वहां के, उनके खिलाफ महबूब अली चुनाव लड़े। और इस तरह मुरलीधर के खिलाफ, मुरलीधर के खिलाफ 1967 में। और उसके बाद में सोशलिस्ट पार्टी से नहीं, सोशलिस्ट पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे मुरलीधर जी व्यास, उनके सामने महबूब अली चुनाव लड़े। 66 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 67 में चुनाव लड़े निर्दलीय। और महबूब अली कभी फिर सोशलिस्ट पार्टी में रहे नहीं। अच्छा। तो वीरू सिंह जी के साथ ही हो गए, फिर भाजपा में भी हो गए, फिर बाद में एक वो क्या ये सर्वोदय गांधीवादी वो जो एक थे वाइस चांसलर थे आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उनके साथ में वो रहे और एक चुनाव जैसलमेर जाके वो असेंबली का लड़ लिए उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो वो एक प्रकार से एक जो आंदोलन का रूप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि भूस्वामी आंदोलन का समर्थन किया पीएसपी ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने भूस्वामी संघ का आंदोलन किया। भूस्वामी संघ कौन था? भूस्वामी संघ राजस्थान के जागीरदारों का संगठन था और दाता रामगढ़ के ठाकुर जो थे मदन सिंह वो उसके नेता थे। और ये जो पार्टी का डिसीजन था ना, क्या ये समर्थन करना या जो भी, भाई भूस्वामी संघ का ऑफिशियल पार्टी का रिजोल्यूशन कोई पीएसपी का रहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो परिवर्तन विरोधी आंदोलन था। और उन लोगों का साथ देना कम से कम समाजवादियों की जिम्मेदारी या उनका उनका कर्तव्य तो नहीं था। और उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने उनका साथ दिया भूस्वामी संघ का। हाँ, भूस्वामी संघ बड़ा आंदोलन था, ताकतवर आंदोलन था, लेकिन आप सब चीजें ताकत से थोड़ी तय करोगे। अगर ताकत से तय करोगे तो कांग्रेस से क्यों लड़ रहे थे? तो इस तरह के कई चीजें हुई। जैसे एक जंजेऊ में पानी पीने के अधिकार को लेकर के दलित लड़ाई लड़ रहे थे, उस आंदोलन का भी पीएसपी ने वहां के सामंतों का साथ दिया। उनका जो दलित थे मेघवाड़, उन मेघवाड़ों को साथ नहीं दिया और कालूराम मेघवाड़ उसमें शहीद हो गए। फिर वो उनको समरसता रखने और समझाने करने के लिए भी जो डेपुटेशन गया उसमें ठाकुरों के साथ में मुरलीधर जी खुद चले गए। तो ऐसी कई घटनाएं थी जो वो एक यथास्थितिवादी टाइप, वो मुझे लगता है कि भाई कैसे भी करके अपनी लीडरशिप बचाए रखो, बनाए रखो और अपना काम चलाते रहो। जैसे प्रोफेसर केदार जी स्वयं मेंबर ही नहीं बने पार्टी के। 1967 में प्रोफेसर केदार जी को महादेव भाई गुप्ता जो कि डॉक्टर लोहिया के अनन्य सहयोगी थे, उन्होंने और गुरदयाल सिंह संधू, उन्होंने दबाव डाला कि अगर तुम मेंबर नहीं बनोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तब जाके केदार जी 67 में उन्होंने सदस्यता ली। उसके पहले तो केदार जी स्वयं सदस्य नहीं थे। उन्होंने 57 का चुनाव लड़ा लोकसभा का कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा लड़े राजा के खिलाफ, करणी सिंह के खिलाफ। 62 में लड़े निर्दलीय और निर्दलीय एमएलए रहे। ये विधानसभा के ऑन रिकॉर्ड इंडिपेंडेंट एमएलए रहे केदार जी। 67 में इन्होंने बाध्य किया। तो केदार जी बहुत भले आदमी थे, प्रो पीपल थे, प्रो गरीब थे, लेकिन उनका भी रवैया ये रहता था कि मेरी लीडरशिप बनाए रखो और मुझे सारे लोग मिल करके नेता मानते रहे। तो ये अच्छी चीजें नहीं थी। और ऐसा राजस्थान के जो ऊपरी बाकी इलाका था उसमें पार्टी एक संगठित रूप में और व्यवस्थित रूप में केवल चूरू जिले में थी। उसमें माइनॉरिटी के लोग भी बड़ी संख्या में थे और वो जन आंदोलन वगैरह भी हर मुद्दे पे किया करते थे। वहां पे कोई असेंबली की सीट कभी नहीं आई, लेकिन एक व्यवस्थित और संगठित पार्टी के रूप में वो लोग काम किया करते थे शुरू में। माधव शर्मा बहुत ही डेडिकेटेड आदमी थे और वो पूरे मतलब एकदम समर्पित सोशलिस्ट थे। तो वो लोग ढंग से काम किया करते। अदरवाइज तो पूरा राजस्थान खाली था। जैसे जालोर में यूनिट नहीं, पाली में यूनिट नहीं, बाड़मेर में यूनिट नहीं, जैसलमेर में एक टूटी फूटी सी यूनिट थी। थोड़े बहुत कोई मुरलीधर जी के उधर संपर्क के पुष्कर वामन थे, उनकी एक यूनिट थी जो यूनिट कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते हो। भरतपुर में पार्टी थी, लेकिन भरतपुर में रामकिशन जी विधायक रहे और वहां पर उन्होंने कोई परिवर्तन के जिला प्रमुख भी रहे, विधायक भी रहे, जिला प्रमुख भी रहे, एमएलए भी रहे, बाद में सांसद भी बने। वो 77 में जाके बने, वो 77 में रहे। अब ये तो 90 साल की बात करेंगे तो जनता पार्टी का भी आएगा ना, वो थे 77 में थे।
लेकिन जनता हेमंत जी क्या है कि देखो 77 को अगर अपन याद करते हैं ना, तो 77 का जो सबसे ज्यादा एक ब्लैक मतलब चीज में मेरी नजर में आती है, आपने पूरे राजस्थान में एक भी मंत्रिमंडल में न तो एससी का आदमी, न एसटी का आदमी, न ओबीसी का आदमी, न माइनॉरिटी का आदमी, किसी आदमी का प्रतिनिधित्व कराने का समाजवादी पार्टी ने प्रयास नहीं किया। जबकि विलय हुआ था थोड़ा सा पहले, हाँ वो तो क्या, भाई इमरजेंसी में ढील दी जनवरी में, चुनाव हो गया मार्च में, असेंबली हो गया जून में, और जून में ये सब सरकार वरकार बनना और गठन होने का काम हो गया। तो आप ये कह सकते थे कि हमारे यहाँ पर 3-4 सीटें निरंतर देने वाला जो बांसवाड़ा जिला है, हाँ, तो हमारा एक ट्राइबल कैबिनेट मंत्री होगा, ये कह सकते थे। गोपाल पटेलवाल उस असेंबली में एमएलए थे, वो कहते कि हमारा ये दलित एमएलए मंत्री बनेगा, और वो कहते कि अगर तुम नहीं बना, हाँ ये सही है कि भाई वहां पर डोमिनेशन हो गया था एक तरह से भैरू सिंह शेखावत का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये तो एसर्ट कर सकते थे कि भाई हमारे अगर सोशलिस्ट मंत्री बनेंगे तो उसमें प्रतिनिधित्व इस तरह से होगा। आपने सारे ब्राह्मण मणीय मंत्री बना दिए। प्रोफेसर केदार जी उसमें मंत्री थे, उसमें माणिक चंद जी सुराणा मंत्री थे, उसमें सूरज नारायण जी चौधरी मंत्री थे, उसके अंदर पुरुषोत्तम मंत्री जी मंत्री थे, उसमें विज्ञान मोदी मंत्री थे, टोटली ब्राह्मण बनिया। तो ये मैं एक बुरी चीज मानता हूं कि उस समय की लीडरशिप ने एसर्ट नहीं किया, जो कि कर सकते थे। और उस समय की लीडरशिप में अगर राज्यव्यापी जो लीडरशिप उसमें थी, उसमें सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय स्तर पे पकड़ पहचान और जो आमद रफ्त थी वो पंडित राम किशन जी की थी। अब उन्होंने इसमें क्यों कोताही बरती मैं नहीं जानता। उनके खुद के यहां से भी दलित एमएलए थे, भरतपुर जिले से भी, पर कोई दलित मंत्री नहीं, कोई ट्राइब मंत्री नहीं, कोई आपका ओबीसी मंत्री बनने के उसमें थे लाइन में नहीं। एक चीज हिम्मत जी, एक चीज और हुई, आप देखिए, आप इस ट्राइबल पार्ट को अगर छोड़ देते हैं, या एक अगर अपन पूरे पिक्चर की बात करें, पूरी राजस्थान में भरतपुर से लेकर के जैसलमेर तक आपके पास में एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लीडरशिप थी नहीं। केवल जो एक लीडरशिप छोटी मोटी जो भी माइनॉरिटी की थी वो चूरू जिले में थी, सुजानगढ़ वगैरह के लोग थे, वो ट्राइबल लीडर, वो आप सॉरी माइनॉरिटी लीडरशिप हुआ करती थी। कौन थे? मैं उनका नाम तो भूल रहा हूं। एक तो रिटायर्ड जेल सुपरिटेंडेंट या जेलर थे, जो पूरा 19 महीना इमरजेंसी की भी जेल में रहे, और इमरजेंसी की जेल में भी रहे, और हर समाजवादी आंदोलन में वो लगातार एक्टिव और संघर्ष में रहते, बीच में रहते थे। उनकी ये भी खासियत थी कि उनकी तरफ से जो मंथली योगदान था वो नौकरी में तब भी और नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद में भी निरंतर सोशलिस्ट पार्टी को मिलता था उम्र। सोशलिस्ट पार्टी वहां जैसी भी थी। जागीरदारी खत्म करो ये आंदोलन तो उदयपुर में भी हुआ मिक्सिंग। जागीरदारी खत्म करो उसके आंदोलन तो उदयपुर में भी सब पूरे राज्य में हुआ। पूरे राज्य में जागीरदारों ने आंदोलन किया था। और फिर एक वो खैर वो हाई लेवल की बातें थी, वो जवाहरलाल जी नेहरू का जो नेहरू बॉन्ड जारी हुआ, वो तो एक बहुत बड़ा एक वो क्या कह सकते हैं, ये तुष्टीकरण मुसलमानों के साथ लगाते हैं भाजपा वाले, वो सबसे बड़ा तुष्टीकरण था। इतना बड़ा आपने अमाउंट उनको दे दिया। अब जरूरत तो ये थी नहीं भाई, अगर आप ये देखो मूल कंसेप्ट क्या है, अगर आप ये कंसेप्ट लेके चलते हो कि ये जमीन सब राज्य की है, पहले वो राज्य जागीर वो था आपके राजाओं का, तो उनके जागीरदारों का राज चलता था। अब जब राज ही हो गया आजाद भारत का, संविधान का राज हो गया, भले कांग्रेस रही गैर कांग्रेस रही कोई भी रहे, तो जब संविधान का राज है तो भूमि तो राज की हो गई। अब राज की भूमि है तो जोतने वाले को मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी का नारा था कि जमीन किसकी जोते जिसकी, तो जमीन जोते जिसकी है, तो आपने जोते जिसकी देने के बजाय तो उनको दे दिया आपने। धन और धरती बंट के रहेगी, ये भी नारा था। हाँ, धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, ये नारे हुआ करते थे। और बाद के वर्षों में ये भी था, जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई तो संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सो में साठ।
राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो सस्ती शिक्षा नहीं, मुफ्ती शिक्षा सस्ती चिकित्सा, ये नारा हुआ करता था। तो उस दिशा में जो काम होना चाहिए था ना, उस काम पर कोई भी बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। वो संघर्ष जितना भी हुआ, केवल ये आप उसके कोटा झालावाड़ से शुरू करो और आप यहाँ पे आकर के दक्षिणी राजस्थान खत्म, और अपर राजस्थान में केवल ये था किसान आंदोलन। भीलवाड़ा में भी कोई गोली चालन हुआ था, और कोई वो सुहाना में हुआ था। सुहाना में, हाँ वही बता। सुहाना का गोली चालन जो था उसमें नरेंद्रपाल सिंह जी सक्रिय थे, और वो जेल भी रहे थे। वो था लेवी विरोधी आंदोलन। सरकार जबरन लेवी वसूल कर रही थी, उसके खिलाफ आंदोलन था। उसमें किसान मारे गए थे, और नरेंद्रपाल सिंह जी लंबी जेल में रहे वहां पर। और बाद के वर्षों में कहते हैं कि भाई, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये था कि भाई इनको बहुत लंबी जेल होगी। ये जिद पे थे कि मैं तो कोई बेल वेल नहीं लेता, तुमको बाहर करना है बाहर करो, तुम ही पकड़ के मेरे को अंदर लाओ। ऐसी करके बाद में जो कुछ लोग जो कमिटेड उनके साथ बच गए थे, उनको फिर रिहा किया गया बिना शर्ती। ढाबरिया थे वहां पे, उमराव ढाबरिया। उमराव जी ढाबरिया थे। उमराव जी ढाबरिया थे बनेड़ा में। वो थोड़े लड़ाकू किस्म के थे। एमएलए तो वो 67 में रहे, 77 में रहे, 67 में 67 जनता पार्टी की पहले रहे और जनता पार्टी की बाद फिर रहे। उमराव जी ढाबरिया थोड़े लड़ाकू किस्म के थे, लेकिन वो बात वहां पर आके थक जाती थी कि जो स्थापित लीडरशिप थी, वो स्थापित लीडरशिप उनको भी कोई बर्दाश्त नहीं करती थी, न चाहती थी। जैसे कोई एक आदमी लड़ रहा है बनेड़ा, तो एक बिल्कुल एक तरफा जगह थी। तो बनेड़ा में कोई संघर्ष कर रहा है, तो भाई आपकी स्टेट पार्टी उसके संघर्ष में आके खड़ी हो जाए, या स्टेट पार्टी का कोई प्रोटेक्शन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने पहली दफा कोई 1971-72 में देखा था, सोशलिस्ट पार्टी का कार्यालय वो केदार जी की गैराज में चलता था। उसके अलावा कोई व्यवस्थित, मतलब आपकी रेगुलर मेंबरशिप, आपका रेगुलर कोई काम, आप कोई मुद्दों पे संघर्ष। अपने यहाँ से भी जनरल सेक्रेटरी वगैरह रहे, ये सेक्रेटरी नहीं, कौन? राजन जी वगैरह, राजन जी या राजन जी का नरेंद्र जी नहीं, नरेंद्र जी बाद में रहे, वो जनता पार्टी बाद में तो अध्यक्ष रहे नरेंद्र जी, उपाध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष हो गए जब टीकाराम पालीवाल के बाद में। लेकिन नरेंद्रपाल सिंह जी उसके पहले कोई राज्य स्तर की नेतृत्व में नरेंद्रपाल सिंह जी नहीं थे। मैं कह रहा हूं ना आपको, मैंने 3 नाम गिना दिए, वो परस जी और ये भी नहीं थे ना, प्रदेश नेतृत्व में नहीं थे। वो लंबे समय तक, तो मैंने बताया 3 अध्यक्ष थे जो अपने घर से ही नहीं हिलते थे। किशोरवल मेहता की एक एमआई रोड पे दुकान थी, ये मोटरें पाइप वगैरह बेचने की। किशोरवल मेहता अपनी गद्दी पे ही होते थे, उनको कहीं प्रदेश में जाते मैंने नहीं देखा। रतन लाल जी पुरोहित थे, उनको वो भी कोई हाँ सहकारी नहीं थे, वो लंबे समय तक रहे। उनका लड़का भी रहा बाद में। कन्हैयालाल तो बाद में रहा, ये जनता पार्टी जनता दल में रहा, वो बाद में। कन्हैयालाल बाद में रहे। सोशलिस्ट पार्टी में कन्हैयालाल कोई मतलब पदाधिकारी वगैरह नहीं थे, लेकिन वहां पे लड़ाकू आदमी एक थे, जोरावरमल बोड़ा। उनकी भी स्थिति उमराव जी जैसी थी। जैसी उमराव सिंह जी लीडरशिप में अनवांटेड थे, वैसे ही जोरावरमल भी वहां अनवांटेड थे। जोरावरमल लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के मुलजिम थे। जोरावरमल बोड़ा। वो लॉर्ड हार्डिंग पे जो जोरावर सिंह जी ने बम फेंका था, बम असल में प्रताप ने फेंका था। प्रताप सिंह को छोटे बच्चे थे 10-12 साल के, तो उनको वो जोरावर सिंह ने बुर्का पहनी हुई महिला का रूप धारण करके, और उसको बच्चे को साथ लेके उसको अपने कपड़ों में छुपा के, और बम वो लेके गई, महिला में जाके बैठ गई। जब लॉर्ड हार्डिंग उनके आगे से निकला तो उसके ऊपर बम फेंका गया। उस मामले में जोरावरमल जी भी मुलजिम थे, और वो बाद में तो घने लोग पकड़े गए, और जो पकड़ में आ गए अमर कृष्ण जी का बहुत छोटा कोई व्यास, मजदूरों वगैरह में वो कुछ करते थे। अच्छा, एक संकट मुझे जो नजर आता है, वो ये नजर आता है कि कोई किसी को नेता नहीं मानता। ये चीज जो संगठित अमर कृष्ण तो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। हाँ, उनकी पत्नी और दोनों ही। हाँ, अमर कृष्ण जी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे,
लेकिन उनका एक मिजाज ऐसा था कि वो भी किसी को तो नेता मानना नहीं, कोई डिसिप्लिन मानना नहीं, और न पार्टी कोई असर करती थी कि भाई आपको पार्टी में रहना है तो आपको इस कायदे से रहना पड़ेगा, वो भी प्रयास नहीं था। तो वो एक यूथ फेडरेशन टाइप था जो सब चल रहा था। मैंने तो खैर 71 के पहले का प्रत्यक्ष मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा और फिर उस समय के जमाने के जो लोग थे उनसे मैंने सुना, तो मैं हतप्रभ था कि भाई आप कोई संगठित पार्टी की तरह काम नहीं कर रहे थे। और ये वजह यही थी, भाई जनसंघ जो है जिसके 6 MLA थे 52 में, और सबसे ज्यादा समझौतों का फायदा उस पार्टी ने उठाया। हमारे साथ में तो स्थिति ये थी कि हम प्रीवी पर्स को समाप्त करने का तो कर रहे हैं समर्थन इंदिरा गांधी का, और चुनाव स्वतंत्र पार्टी के साथ लड़ रहे हैं 71 का चौगुटे में। वो तो सबने मिल करके किया था ना। तो फिर कंट्राडिक्टरी है ना। स्वतंत्र पार्टी किसकी थी? राजाओं की पार्टी थी भाई, या तो अपने बूते लड़ते। चौगुटा तो सेंट्रल लेवल पे बना था, सारे नेता थे। चौगुटा तो सेंट्रल पे बना, लेकिन पार्टी की लाइन, जो पार्टी का आपका जो विचार है, तो विचार तो स्वतंत्र पार्टी से कहीं मेल नहीं खाता ना भाई। हमारे लोगों में ठीक बात है। भाई जैसे एक्टिव आदमी और एक समर्थ आदमी थे माणिक चंद जी सुराणा। माणिक चंद जी सुराणा की सीट पर समझौता तोड़ के बीजेपी ने एक ठाकुर को खड़ा किया, नोखा के ठाकुर को, और उनको वोट आए सुराणा जी को 9,000, कांता कतूरिया को 11,000, और उस ठाकुर को आए 7,000। इनके 7 और 9 16,000। एक और कैंडिडेट को निर्दलीय उन्होंने लड़ा दिया। जनसंघ ने ये बेईमानी सब जगह की जनसंघ ने ये बेईमानी की और समझौता तोड़ दिया उनकी सीट पे। तोड़ दिया, सब जगह कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये चालाकी जरूर की कि उन्होंने जनसंघ ने फ्रंट में कोई कैंडिडेट उनके सामने वह मौके पर खड़ा नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस ठाकर को ले जाके स्वतंत्र पार्टी का टिकट दिला दिया। अब उस समय कोई इतने तो अवेयर लोग नहीं थे, उनको तैयार किया ठाकर को कि हम तुम्हारा चुनाव लड़ेंगे, या उनको वो टिकट ले आए। चलो इसको अब यहीं समाप्त करना पड़ेगा। समाप्त करो। नहीं, मैं थोड़ी और बात करना चाहता था, लेकिन अब ये लंबा बहुत हो गया है। तो अब आपको क्या लगता है, मतलब समाजवादी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अब क्या देखते हैं आप? देखिए, असल में क्या है कि हमारी ताकत न तो पहले राजस्थान में थी, न आज की तारीख में इस तरह की ताकत है। और अब तो दुर्भाग्य ये और हो गया कि भाई हम लोग 77 में तो शरीक हो गए जनता पार्टी में, बाद में हम विभाजित हो गए लोकदल जनता पार्टी में, फिर हम इकट्ठे हो गए वापस जनता दल में, फिर हम जनता दल से टूट के और कई हिस्सों में और बिखर गए। तो वो सारे हिस्से राजस्थान में मौजूद है। हर किसी ने अपना कोई न कोई दिल्ली का पोठिया पकड़ रखा, तो उनके कोई संगठित होकर प्रयास करने के हालात ही नजर नहीं आ रहे हैं। अब हम किसी न किसी, जो भी आपकी ऑल इंडिया पार्टी थे भाई, अगर समाजवादियों की ताकत अगर आप कहो, एक तो संगठनात्मक ताकत और एक सत्ता की ताकत, तो सत्ता की ताकत की हैसियत तो यूपी बिहार को छोड़कर इस समय कहीं है नहीं। वो यूपी बिहार की ताकत सत्ता की ताकत है, कभी हार जाओ कभी जीत जाओ, जैसा भी हो जाओ, लेकिन वो ताकत नहीं है। अब आप देखिए कि उसमें जो जो मैंने आपको जिक्र किया, राजस्थान का जो इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, इसी तरह की स्थितियां जो है अब कभी कभी ये नजर आती है कि भाई जैसे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार डॉक्टर लोहिया के आंदोलन में तो कहीं थे नहीं, लेकिन जेपी आंदोलन में वो थे 1974 में, 73-74 का जो आंदोलन था। तो स्टूडेंट थे तब। हाँ, तब वो विद्यार्थी थे और विद्यार्थी के रूप में उस आंदोलन में जुड़े थे। लोहिया के आंदोलन में, ये जेपी के आंदोलन में तो ये लालू जी और वहां तो असल लड़ाई जो पूरी थी ना, वहां भी एक विभाजन था, लेकिन असल लड़ाई जो वहां लड़ी थी वो कर्पूरी ठाकुर। उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई लड़ी थी वो राजनारायण की थी।
इन दोनों ने बड़ी सख्त लड़ाई लड़ी और महाराष्ट्र के साथियों में जॉर्ज फर्नांडिस सबसे ज्यादा लड़ाई में रहे और सबसे ज्यादा उन्होंने उसका दमन भी सहन किया राज का। और वहां की पार्टी, लेकिन जो कांग्रेस की पकड़ थी महाराष्ट्र में वो इतनी मजबूत थी कि समाजवादियों के कुछ पॉकेट्स थे, कुछ लोग जीत कर आते थे, लेकिन बड़ी राजनीतिक शक्ति वहां पर सोशलिस्ट बने नहीं। जबकि सोशलिस्ट कर्नाटक में एक ठीक ठाक ताकत बन गए और सोशलिस्टों के साथ में कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ में बाद के वर्षों में जब जनता पार्टी का जमाना था तो वो सरकार बनी, लेकिन वो एक संगठन कांग्रेस से आए हुए आर के हेगड़े के नेतृत्व में बनी और आर के हेगड़े का भी समाजवादी कभी पसंद नहीं थे। वो अलग बात थी कि उनको बाद में जे बोमई एसआर बोमई के लिए गद्दी छोड़नी पड़ गई, लेकिन कर्नाटक में समाजवादी आंदोलन था। दक्षिण के सारे राज्यों में पहले भी था, दक्षिण के पहले राज्यों में अभी भी है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में वर्किंग क्लास का आंदोलन है, कहीं किसानों का आंदोलन है, कहीं मछुआरों का है, कहीं ट्रेड यूनियंस का है, इस तरह का अलग अलग हिस्सों में आंदोलन है। और वो स्थिति महाराष्ट्र से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक है। लेकिन एक चीज पॉजिटिव लग रही है कि ये जो कल परसों का जो घटनाक्रम हुआ है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आक्रामक तरीके से माइनॉरिटी के लोगों पर हमला किया है, और वो हमला केवल माइनॉरिटी पे नहीं है, वो हमला संविधान पर है। भाई संविधान आपको ये अधिकार देता है कि भाई जो माइनॉरिटीज है वो अपने जो धर्म संबंधी मामले हैं, अपनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, अपने जो धार्मिक क्रियाकलाप है, उन सब चीजों को एक संगठित रूप में वो मैनेज करे, और ये उनका हक है। वक्फ संशोधन बिल की बात, हाँ, जो जहां वक्फ संशोधन नाम आप लिया, आपने वक्फ नाम लिया, वक्फ का मतलब है कि जो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वो दे दिया और वो इस उन्होंने अल्लाह के नाम पे दे दिया कल्याण कि ये लोगों के भले के लिए इसको यूज किया जाए। उसमें कब्रिस्तान भी है, उसमें मस्जिदें भी है, उसमें शिक्षण संस्थाएं भी है, उसमें यतीमों को पालने के काम भी है। तो उनका असल में ये जो सेक्शन 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सीधा ब्रीच है। सेक्शन 14 का भी ब्रीच है क्योंकि समानता को उन्होंने वो किया है वहां पर। 30 का भी ब्रीच है, 30 का भी ब्रीच है। हाँ, 30 का भी है, 25-26 का भी है और 14 का भी है। तो ये एक तरह से आक्रमण, जो दिखता हुआ आक्रमण तो है मुसलमानों पर, लेकिन असल में आक्रमण उन्होंने किया संविधान पे, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बना है, हाँ, वो भी एक धार्मिक चीज है। तो वहां पर आप लिखते हो कि भाई इसके अंदर जो यहाँ का कलेक्टर है, वो कलेक्टर अगर गैर हिंदू होगा तो नहीं तो वो नहीं रहेगा, उसके नीचे वाला होगा। वो भी गैर हिंदू है तो फिर उसके नीचे वाला होगा। तो ये प्रावधान है राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में। और वक्फ में आप गैर मुस्लिम्स को ला करके जब काबिज करते हो तो उनके काबिज होने के बाद में जो वक्फ के पर्पज से जो जमीनें दी गई है या प्रॉपर्टी दी गई है वो तो उनके हित में काम होगा ही नहीं। वक्फ में तो यहाँ तक कि भाई आपके ऊपर भी हमला है, आपके हम ऊपर हमला इस तरह से कि आपकी प्रॉपर्टी आप उसके मालिक हो, आप चाहो जैसे कर सकते हो, आप वक्फ को नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते। राइट। तो ये आप पे भी हमला है। सब मैंने तो एक बिल्कुल अलग ही चीज है, और ये मेरी समझ में सुप्रीम कोर्ट में शायद ना टिके। अब सुप्रीम कोर्ट भी जैसी है वैसी, अब जैसा है वैसा ही, तो कुछ कह नहीं सकते। खैर, बातचीत बहुत अच्छी रही और आपसे काफ़ी चीज़ें जानकारी मिली, नई इतिहास के बारे में भी और समाजवादी आंदोलन के बारे में। हम और बात करना चाहते थे लेकिन मजबूरी है कि बहुत लंबा हो गया है ये, तो यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और किसी दिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को फॉरवर्ड करें इसको और दूसरे सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इस जानकारी दी, उसके लिए भी धन्यवाद। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत। आपको भी धन्यवाद।